नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली हुई 260 नाविक की जो पोस्ट है ना। टोटल पोस्ट जो है वो है 260 नाविक है। नाविक ये देखो लिखा हुआ है नाविक, जो जनरल ड्यूटी में आता है। ठीक है, ये याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक, ये है। तो ये बैच ये वाला लगेगा, ये देख लो जरा ध्यान से, फरवरी 2024 वाला बैच है जहाँ पे आपका होने वाला है ये सब कुछ। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 27 फरवरी 2024। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से करोगे आप? ये 13 फेब से भरना शुरू होगा 2024 से, और ये एंड कब हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा आपका 27 फेब 2024। टोटल पोस्ट मैंने बता दिया आपको, इतना है। जो फीस लगनी है ना, वो 100 रुपये की फीस लगनी है, और वो भी सिर्फ किसके लिए है? जैसे जनरल वाले हो गए, है ना, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गए, और आपके ओबीसी वाले हो गए, कोई भी ओबीसी हो सबके लिए। ठीक है, एससी और एसटी को ये बिल्कुल फ्री है ना। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी एग्जामिनेशन फी, उनसे कोई भी फीस नहीं मांगी गई है। हाँ बस, लेकिन इसके लिए उन्हें जो है अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अच्छा, जो वैकेंसी निकाली गई है ना वो रीजन वाइज है ना, रीजन जोन वाइज है ना, और कैटेगरी वाइज भी है। ठीक है, तो देखो कैटेगरी वाइज या रीजन वाइज निकालने का ये मतलब होता है कि भाई आपको अपनी कैटेगरी चेक कर लेनी है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए कोई जो बंदा है, मान लो वो ओबीसी से है या एससी एसटी से आता है। ठीक है, अब एससी एसटी वाला जिस जोन से भरना चाहता था उस जोन में वैकेंसी नहीं है, एससी की नहीं है। तो अब ये क्या नहीं भर सकता? ये भर सकता है। तो किन हालातों में भर सकता है? तो देखिए, एस सी एस टी जब अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाता है तो उसे कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन मिलता है? एज में मिलता है ना। एज जैसे कि इनको जो एज की रिलैक्सेशन मिली हुई है 5 साल की मिली हुई है, वो जब ये लगा देंगे तभी ऐसा होता है। तो बाकी सबके लिए कितना है? देखो, मिनिमम जो एज है वो 18 है। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो 22 रखी गई है। तो अगर 5 साल की छूट मिलेगी तो 27 हो जाएगा। एस सी एस टी को भी मिल सकती है। ठीक है, ओबीसी को भी मिल रही है, ध्यान रखना, 3 साल की छूट मिलती है इनको भी, है ना, 3 साल की ओबीसी को। और तो इनको तब जब ये मिलता है, मान लो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एस सी एस टी, एस सी वाला या एस टी वाला कोई भी जो है वो अपनी जगह देखता है कि उस जगह पर उसकी वैकेंसी खाली पड़ी है, उसमें वैकेंसी नहीं है, तो अभी भरेगा कि नहीं भरेगा? ऐसी बाकी और कम्युनिटी के लिए भी बता रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एस सी का, ये भर सकता है। ठीक है, तो कैसे? और वो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से ही भरेगा, है ना। रिजर्व्ड, अपने आप को रिजर्व्ड बोल करके ही वो वहाँ पर भरेगा उस फॉर्म को। बस कंडीशन ये होगी कि जो आपको कंसेशन मिलता था ना, जैसे कि पासिंग मार्क्स में जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम रहता है, तो वो नहीं मिलेगा। मतलब ओपन सीट से भर सकते हो, जनरल सीट से भर सकते हो आप, रिजर्व्ड ही कहलाओगे तब भी, लेकिन आपको रिजर्व्ड वाली जो फैसिलिटीज मिलती थी वो नहीं मिलेंगी। समझ गए ना? यानी एससी तो एससी रहोगे आप, जनरल से आपने फाइट की तो भी ठीक है, लेकिन जनरल कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। उस केस में आपको ये सब नहीं मिलेगा। हाँ, फीस आपके लिए फ्री रहेगी, एससी एसटी के लिए फीस फ्री है। ठीक है, लेकिन अब ओबीसी वाला अगर सोचे कि मेरे लिए नहीं है तो मैं क्या करूं भाई, तो देखो आपको क्या है कि अगर आप भरते हो तो जैसे मैंने कहा ना, ये 5 साल की छूट मिल रही थी एससी को, वो नहीं मिलेगी। तो ऐसी ओबीसी वाले, अगर ओबीसी खाली नहीं है, जनरल वाले से भर रहे हो आप, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? एज का कंसेशन कंसेशन भी हट जाएगा, और जो पासिंग मार्क्स में जो आपको मिलता था वो भी कंसेशन हट जाएगा। ठीक है ना। बाकी आपकी फीस तो 100 रुपये लगी रही, तो आपको 100 तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है ये कहानी? एस सी एस टी वाले के साथ अगर ऐसा होता है तो वो जनरल से भरेगा तो उसको फीस में कंसेशन मिला हुआ है, फीस में कंसेशन 100 रुपये उसको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन एज वाइज जो कंसेशन मिलता था ना 5 साल, फिर वो नहीं मिलेगा अगर वो जनरल से भरते हैं। तो ये तब होता है जब आपकी सीट आपकी कैटेगरी में खाली नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से। ये जो इन्होंने नाविक की जनरल ड्यूटी वाली जो पोस्ट निकाली ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है भाई। ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, फीमेल के लिए नहीं है। नॉट फॉर फीमेल। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, है ना। कोई बात नहीं, है ना। लड़कियों, इस बात से आपको नाराज या निराश नहीं होना है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आपके लिए खुलती रहती है, इनमें भी खुलती है, पर अभी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। और देखिए 260 होगी पोस्ट, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, क्या मांगा है ये भाई? देखो 10+2 मांगा है आपसे, है ना। 10+2 मतलब 12th हो गई विद पीसीएम हो गया आप, है ना, पीसीएम।
ये देखो। तो मैं क्या कहता हूँ, 12वीं वाले बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप उन्हें जानते हो तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दो, ताकि ये आईआईटी और नीट की तैयारी से थोड़ा सा बचें। बहुत कुछ है इस दुनिया में पाने के लिए, है ना। बस कोई राह दिखाने वाला मिल जाए तो मज़ा आ जाता है साहब। तो राह और कैसे दिखाओगे, आप बनो ना उनके राहगीर, दिखाओ उनको राह कि भाई देख, अगर 12वीं में हो तो ये है, किसी ने वीडियो बनाया, इसको देख लो जरा। मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये चैनल खोल करके मैं इन्हीं बच्चों से बात करना चाहता हूँ, तो पहुंच रहा हूँ, जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा पहुंचूंगा दोस्तों। ऊपर वाला चाहेगा तो हर बच्चे तक पहुंच जाऊंगा। आने वाले बच्चे भी हैं जिन तक मुझे पहुंचना है, पहले से मैं कुछ चीज़ तैयार रखना चाहता हूँ। एक अभियान सा मैंने शुरू किया है कि इस दुनिया में एक ही तैयारी नहीं है, एक ही नौकरी नहीं, नौकरी है। माना कि वहाँ एक एक दो दो पोस्ट खुलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो एक ही हो ना। तो अगर एक पोस्ट भी खुली हुई है ना, और अगर आप एक अकेले उसमें हिम्मत रखते हो तो आप भी हो जाओगे। मैं ये सोच सब में भरना चाहता हूँ। अभी जो जनरेशन थी ना हमारी, जो मेरी वाली जनरेशन थी, वो जानते हो कैसे बात करती थी, वो ऐसे बात करती थी, यार कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है, अरे यार मुश्किल है। ये कैसी बातें होती थी, जहां पर मतलब क्या पूरी 100 पोस्ट, मतलब जैसे रेलवे में अगर आप देखोगे एसएससी में, जैसे हजारों वैकेंसी खुल गई, हाँ भरो 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 भरो, यहाँ होने के चांसेस हैं। ये क्या है ना। तो मूर्खता है, चिंता मत करिए, सिर्फ मूर्खता है। एल्गोरिदम ही खराब था पूरा सोचने समझने का। अब की जनरेशन को मैं ऐसा नहीं चाहता, है ना। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आप एक अकेले हो और एक लौते पोस्ट के लिए बने हो, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, इसमें हमें जानना है कि कौन कौन सी स्टेजेस है जिनको पार करके हम ये बन सकते हैं, क्या क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट वगैरह अपने सब तैयार रखना है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो नीचे मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपसे बता दिया था कि मैथ्स फिजिक्स से होने चाहिए आप, और 10+2 आपने पार किया, और बस इतनी सी बात है, और कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरेंगे इसका, तो आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो फिल करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और जो मार्कशीट में दिया वही एज वही सब चलेगा आपको आज, ठीक है। एज मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 18, मैक्सिमम 22 है। अगर मान लो किसी को चेक करना है कि सर मेरा 22 है कि 22 साल 3 महीने का हो रहा हूँ, भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ, टेंशन ही मत लो। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दे के रखी है भैया, 1 सितंबर 2002, ठीक, को जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग भर सकते हैं। लेकिन मान लो कोई 1 सितंबर से पहले का है ना, 1 सितंबर से पहले वाले किसी मंथ में आता है वो, तो वो इसे नहीं भर पाएगा। अब जो आखिरी इन्होंने दिया है, ये 2006 31 अगस्त, ठीक है ना। अब मान लो कोई 2000, ये 6 अगस्त हो गया ना, अब मान लो कोई 1 सितंबर 2007 का है, पैदा हुआ है, तो वो भर सकता है, वो नहीं भर सकता, साफ साफ डेट लिख दी है। अब आप भले 22 को, आपको लग रहा होगा कि मैं अब 22 का इसमें, वो आप चिंता मत करो, वो सही कैलकुलेटर है, ये लोग सही कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ही आपको बताएंगे, क्लियर है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया था, SC ST को 5 साल की छूट और 3 साल की मिलती है ओबीसी को, ये आपने समझ दिया था, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, ये छूट आपको तभी मिल रही है एनडी के, ओनली इफ पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर देम। तो अगर आपकी, वही मैंने जब भी आपको समझाया ना, अगर पोस्ट आपकी रिजर्व्ड है तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे की सीट से भर रहे हो तो फिर आपको यही छूट नहीं मिलेगी, एज रिलैक्सेशन वाला नहीं मिलेगा। अब देखो, मुझे आपसे कह रहा था रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज जो हमारी वैकेंसी है वो इस तरह से है। देखो, अब यहाँ पे पहले तो आप कुछ चीज़ समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ आपको ये रीजन दिख रहे होंगे, जैसे नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार। अब मान लो आपको नॉर्थ में मतलब कौन कौन से स्टेट, तो यहाँ देखो जरा, नॉर्थ ये लिखा हुआ और ये पूरा हरे कलर से, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ में क्या क्या था, जम्मू कश्मीर हो गया, एनसीटी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये होता है नॉर्थ। अब अगर यहाँ के बच्चे हो आप, तो अब यहाँ में से नॉर्थ समझ गए ना कौन कौन से स्टेट है, बस ठीक है। तो पूरे इन राज्यों को मिला करके नॉर्थ कहलाता है इनका ये जोन, ठीक है। तो इसमें जनरल के लिए टोटल 31 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए 8, ओबीसी के लिए 17, एसटी के लिए 8 और एससी के लिए 14 है। टोटल कितनी होगी इस जोन की, 79 होगी। समझ गए मेरी बात। ऐसी करके आप अपने अपने जोन को चेक कर सकते हो। ये देखो मैं नीचे बढ़ा दूंगा, है ना। और ये देखो जरा, मैं बात कर रहा था आपसे अंडमान निकोबार में, आप देखो जनरल के लिए एक भी पोस्ट नहीं, अब वो भर सकते हैं, अब वो नहीं भर सकते। जनरल वालों के लिए तो रिजर्व कैटेगरी से भर ही नहीं सकते आप। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, ठीक। तो देखोगे आप, सिर्फ टोटल 3 पोस्ट है, और वो एक ओबीसी की है, एक एससी और एक एसटी की है। क्लियर है कहानी। तो इस तरह से आपको समझना है। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार ही आता है, और नॉर्थ वेस्ट में आता है गुजरात, है ना। ये जो इनका रीजन है, ये देखो जरा, ये नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, ये सिर्फ गुजरात, एक ही स्टेट है इसमें। तो गुजरात में जनरल के लिए इतने हैं, ये इकोनॉमिक विकसन सेक्शन का इतना, ओबीसी के लिए इतना, एससी एसटी के लिए इतना, और इतना। समझ गए आप मेरी बात, बहुत बढ़िया ना। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना आपको कौन सा रीजन है, पहले चेक करना, उसके बाद ही आपको भरना है, ठीक है।
तो बाकी तो मैंने आपको ये पूरी बात आपने समझ, चिंता मत करिए। ये जो है ना एज और पासिंग मार्क्स क्या मिलेगा क्या नहीं, मैंने बताया ना आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर में आ जाओ। ये देखो 4 स्टेज हैं यहाँ पर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो होगा ही होगा। अब देखो कोई भी एग्जामिनेशन हो, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, कोई भी जब एग्जामिनेशन होगा तो उससे पहले ना ये आपकी आइडेंटिटी चेक कर लेंगे। आइडेंटिटी मतलब आपका, जैसे मान लीजिए कि वेरिफिकेशन हो जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अंगूठा, चेहरा, सब कुछ। देखो क्या इसमें कहा जा रहा है ना, इन टोटल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इनका ये कहना है, बात की एक बात, कि जो फोटो आपने अपलोड करी, एक तो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका जो फेस दिख रहा होगा ना, जो आपने अपलोड करी जैसी फोटो, तो इसलिए ताज़ा फोटो ही अपलोड करना। तो जब आपकी ये बायोमेट्रिक करवाएंगे, है ना, जब बायोमेट्रिक होगी, यानी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब कर रहे होगे, तो फिर बायोमेट्रिक यानी फेस सामने से वो खुद भी कैप्चर करेगा। तो आपकी फोटो और जो अपलोड की हुई फोटो है ना, उसके एक्सप्रेशन मिलने चाहिए। तो अब आप ये नहीं कि आप 3 साल पुरानी फोटो अभी लगा दो तो फिर वो मैच नहीं करता है, फिर आप इसी में उलझे रह जाओगे। इसलिए फोटो बिल्कुल ताज़ा खिंचवा करके अपने इश्यूज खत्म करना, नहीं तो आप वेबसाइट में उलझे रह जाएंगे, कहाँ क्या करना कुछ पता नहीं चलेगा आपको। क्लियर इतनी कहानी। दूसरी चीज़, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कान में जो अपने कचरा होता है ना, वैक्स वगैरह, ये पहले साफ कर लेना, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने बोला है आपको साफ करवा के आना, तो ये आपको थोड़ा सा वैक्स वैक्स अच्छे से साफ कर लेना। डॉक्टर के पास जाना, खुद से मत खोदने लगना कि पर्दा ही फट जाए, है ना। ये ड्रम होता है पास में ही होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन का काम आता है, उसी से सुन पाते हो आप, है ना। फिर 3 हड्डियां लग जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज हो जाते हैं जो, है ना। तो हैमर, एनविल और गो फिजिक्स में अपन इस तरह से नाम बोलते हैं। खैर, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा, आप जो दांत है हमारे ना, उनमें जो टाटर इकट्ठा हो जाता है, उसको भी आपको साफ करवा लेना। उसके बाद आपके दांतों की जांच होगी, जो भी होगा, समझ गए। तो कान का वैक्स और दांत का टाटर आपको साफ करवा लेना है, ठीक है। ये तो कुछ मैं पहले से आपको बता रहा हूँ मेडिकल में क्या होना, तो तैयार होकर के आओ। अब देखो लाइव इमेज कैप्चरिंग, देखो मैंने कहा ना क्या होगा जब आप स्टेज 1 के लिए जाओगे ना, पहले तो जो एडमिट कार्ड आएगा आपका, जब भी, है ना, जैसे देखो, देखो बोल रहा है ना, ये देखो क्या है, लाइव इमेज कैप्चर होगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहली स्टेज के लिए। तो यानी फॉर्म जब भर रहे हो, देखो अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, है ना। लाइव इमेज ऑफ कैंडिडेट विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। तो देखो आपको अपलोड करना है, तो एक आप लेकर के आओगे, फोटो अपलोड करोगे, और वो क्या करेंगे, फिर आपका असल कैमरा लगाएंगे वहीं पे, जो फॉर्म भर रहा होगा ना आपका आदमी, वही देखना, वो आपको कैमरा लगाएगा ऐसा आपको, फिर वो कैप्चर करेगा आपकी फोटो और मैच करेगा, जो तुमने अपलोड करी वो नहीं हो। मतलब फॉर्म ही नहीं भराएगा अगर तुम दोनों चीजें एक जैसी ना हो तुम्हारी, तो ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है ना, द कैंडिडेट विल बी, तभी वो सबमिट कर पाएगा उस एप्लीकेशन को जब उसकी फोटो मैच कर जाएगी उस लाइव वाले फोटो से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो अब क्या है, फिर बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक मतलब आपको उल्टे हाथ का जो अंगूठा होता है वो लगाना होता है। मान लो किसी के उल्टे हाथ में चोट लगी है, कुछ वजह से नहीं कर पाया, तो फिर इस केस में राइट थंब लग सकता है। लेकिन मान लो राइट थंब में भी दिक्कत है, कुछ इसमें भी हो गया, और लेफ्ट भी नहीं, राइट भी काम नहीं कर रहा, तो फिर और कोई फिंगर इसमें नहीं है, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। तो बायोमेट्रिक ऑफ थंब इम्प्रेशन हो गया है। अब इनका कहा है कि भाई ये सब मैच करना है, तो मैच सब करना चाहिए, अब आप उसमें टेंशन मत लो, आप बस वो करते हो मैंने आपको बताया, ठीक। ठीक, अब देखो इसके अलावा आपको क्या सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना आइडेंटिफिकेशन, कोई मार्क है बॉडी में तो वो वहाँ पे बता देना है आपको। तो एप्लीकेशन में तो आप सब भरी दो, चिंता नहीं करना आपको। अब देखो आता है पहला स्टेज 1। देखो स्टेज 1 में क्या क्या हो गया, जब आप फॉर्म भर गया, सब कुछ हो गया, अब आपके पास एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड की जानकारी मैं बता दूं, ये मोबाइल नंबर और इन सब पर नहीं भेजेंगे, है ना। एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे उसमें आपके लिए। तो आपको इनकी वेबसाइट लगातार चेक करते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेज 1 देखेंगे, बाकी अगर आप मुझसे जुड़े हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जब जानकारी मिलेगी तो मैं खुद ही बताऊंगा यहाँ पर, इसलिए जुड़े रहना आप, ठीक है। स्टेज 1 देखो, तो बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को बहुत से समझेंगे। स्टेज 1 देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, मैं सीधे बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे सबसे पहले। देखो है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है अभी आपका, लेकिन देखो उससे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है वहाँ पर, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, और उसमें देखो जैसे आपको कोई भी, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब तो आपको मालूम है, आधार, पैन, दुनियादारी, वोटर आईडी, सब लेकर के जाओगे आप। और उसकी ओरिजिनल लेकर के चले जाना, फोटो कॉपी मत दिखाने लगना उसको, ठीक है ना। फोटो कॉपी रखे रहना, पर वहाँ पे ध्यान रखना। अब जैसे प्रिंट आउट, आपने जब फॉर्म भरा तो आपके पास जो प्रिंट आउट आया था एप्लीकेशन का, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं निकालना, ध्यान रखना। प्रिंट आउट फॉर्म भरने के बाद कलर में होना चाहिए। तो उन्होंने एक कलर प्रिंट आउट मांगा है, तो आप 2-3 निकाल के रख लो, काम आता है फ्यूचर में भी, आगे स्टेजेस में भी काम आ जाएगा। और 2 आपको जो है पासपोर्ट साइज के कलर फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका। और अगर SC ST वाले हो आप, तो भैया आपके पास ओरिजिनल कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना, और 2 फोटोकॉपी होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, वही सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट ले आना, कैंसिल चेक ले आना,
है ना, ताकि आपका जो जो और ट्रैवल फॉर्म ले आना डाउनलोड करके वेबसाइट से, जो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस को क्लेम करता हो। तो ये SC ST वालों के लिए है सर। ठीक है। जो कैंडिडेट्स की डिटेल है भैया वो मैच करी जाएंगी, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ये सब है। तो उन्होंने बोला अगर आधार कार्ड, और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक होना चाहिए भैया। ठीक है, नहीं तो बाद में ये भी बहुत दिक्कत है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप पहले से कर लें और तैयार हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। अच्छा, और याद रखना कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा। और अच्छा, कौन कौन सा होना मैंने बताया ना ऊपर आपको, वही 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 तो एक आपका प्रूफ है, एक एडमिट कार्ड का, मतलब एक दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांग ली, एक आपका प्रिंट मांग लिया, एक आपका ओरिजिनल ID मांग ली, कोई सी और, तो तीन और तो कुछ है नहीं, और कुछ मांगा ही नहीं है, बस खत्म हो गया। यही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतना डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा भाई, पेपर से बैठने से पहले तो कुछ चेक तो करेगा ना आपको, ये ध्यान रखना है। फिर आपको क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब कर लेंगे, वो उनका काम है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। अब जैसे ये सब हो जाएगा तब आपका रिटन टेस्ट आता है। रिटन टेस्ट में आप देखोगे दो सेक्शन है आपके पास, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है, यहाँ ध्यान दो, है ना, ये एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आप यहाँ देखो, सेक्शन 1 ये नजर आ रहा है, ये रहा, ध्यान सुनना, सेक्शन 1 है। दोनों सेक्शन में आपको पहले तो याद रखना है, दो सेक्शन में आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो अब दिखेगा आपको। ठीक है, इसको छुपा लेते हैं, इतना ये रहा। और देखो मैंने कहा ना दो सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो ये है सेक्शन 1 ये रहा, और ये है सेक्शन 2 ये रहा। ठीक है। आपको दिखेगा सेक्शन 1 के जो टोटल मार्क्स है ना वो 60 है, सॉरी सेक्शन 1 का 60 है, और सेक्शन 2 का जो है वो 50 है। अब आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिख रहा होगा टेबल में ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 30+20, है ना। तो 30 किस में, 30 सेक्शन 1 में चाहिए, और 20 किस में चाहिए, सेक्शन 2 में। ठीक है, ये पासिंग मार्क है, इतना डालना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन 1 में समझा रहा हूँ ना आपको, सेक्शन 1 में 60 मार्क का टोटल है, आपको मिनिमम पास होने के लिए कितने चाहिए, 30 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है। और वहीं सेक्शन 2 50 मार्क्स का है, तो कितने लाने पड़ेंगे, 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब इसका 20 मार्क्स है पासिंग, और इसका 30 मार्क्स है पासिंग। ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, क्या दोनों में पास होना जरूरी, दोनों में पास होना जरूरी है। देखो लिखा ना, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। और फिर दोनों टेस्ट मिला करके आपको जो पास होना है ना, 50 नंबर भी होने चाहिए आपके। जैसे मान लो कि किसी ने सोचा कि सर मैं एक टेस्ट में मान लो 60 में से मैं ले आता हूँ करीब करीब कितने 40, और इस वाले 50 सेकंड सेक्शन में ले आता हूँ 10, तो सर 50 तो हो गए नहीं। इस केस में क्या हुआ, आप सेकंड सेक्शन में पास नहीं हुए, आप पहले सेक्शन में तो पास हो गए, सेकंड सेक्शन में आप पास नहीं हुए हैं। ये बात समझ में आ गई आपके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो पासिंग मार्क्स मैंने बताया, ये कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, तो ये है जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और OBC के लिए। SC ST के लिए थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो देखो उनके लिए पहले सेक्शन में जो है, एक मिनट बच्चों है ना, ये थोड़ा साइलेंट कर दूँ नहीं तो ये फिर बजेगा, किसी न किसी का तो है। चलिए वापस आते हैं, देखिए तो 27 ये किसके लिए हो जाएगा, सेक्शन 1 में SC ST वालों के लिए, और 17 सेक्शन 2 का पासिंग मार्क्स उनके लिए। भाई बनी बात है ना, जैसे जनरल वालों के लिए 30 है, तो SC वालों के लिए फर्स्ट सेक्शन में 27 है, जनरल वालों के लिए 20 है सेक्शन 2 में, तो SC वालों के लिए इसमें 17 हो गई। लेकिन देखो टोटल ओवरऑल भी कितना चाहिए, 44 चाहिए। कहने का मतलब इनके अलग अलग में जितना चाहिए वो भी लिखा है, यानी सेक्शन 1 में 30 चाहिए, जनरल के लिए 30 मिनिमम है, चाहिए चाहिए। ठीक है, बाकी तो आपको पता है इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, हम समझ गए कुल मिला के कितने कितने मार्क्स चाहिए। ठीक, अब आते हैं कि सर उस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें पढ़ना क्या है। तो देखो अब आ जाओ सेक्शन 1 में जो हम बात करने वाले हैं, देखो दिख रहा है आपको, सेक्शन 1 में 60 मार्क्स का, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ये ध्यान रखना है। टोटल 60 क्वेश्चन ही रहेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, मैथ से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। ठीक है, मैथ्स के 20 सवाल रहेंगे, सबसे ज़्यादा इसी के सवाल है। साइंस के 10 रहेंगे, रीजनिंग के 10 रहेंगे, इंग्लिश के 15 रहेंगे, और GK के 5 रहेंगे। ठीक है, और ये सारा सिलेबस 10th का रहेगा आपका। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 हो गया। पास कैसे होना आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो सेक्शन 2 जैसे पास हो गए, यहाँ पहुंचे आप। सेक्शन 2 में इन्होंने बोला 50 मार्क्स का है, 30 मिनट ही मिलेगा, आधा घंटा ही मिलने वाला, 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें दो ही सब्जेक्ट हैं, एक मैथ्स है एक फिजिक्स है। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 12th की मैथ्स आएगी और फिजिक्स आएगी, तो आप चिंता नहीं करो। मैंने फिजिक्स जो है मेरे तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप सब निकाल लोगे, आप चिंता नहीं करना होगा। 12th की फिजिक्स मैंने कवर की हुई है, मैं वीडियोस डाल भी रहा हूँ। कहाँ डाल रहा हूँ, अपना जो चैनल है पढ़ाने वाला वो है गायत्री एजुकेशन क्लासेस, है ना, मेरे चैनल से लिंक है, मेरा दूसरा चैनल, चिंता नहीं करिए, एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, इस पर आप जाओगे आपको आराम से मिल जाएगा। वेक्टर वेक्टर पढ़ो आप जाकर के, शानदार तरीके से मैंने बताया हुआ है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही है वो, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं। और मैथ्स पढ़ाई है रोहित सर ने, तो मस्ट वॉच है।
है ना। देखें, सीखें, खुद समझें, खुद जानें, खुद परखें उस चीज़ को। मैं क्यों किसी चीज़ की अपनी तारीफ करूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने से क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता। आप जाओ, आपका काम कर लेगा, बढ़िया है, देखना नहीं देखना कोई बात नहीं है, समझिए ना। आपको सफल होने से मतलब है, सीढ़ी चाहे जो भी। मैं इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ ना, और तो कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव था, 4 ऑप्शन के साथ था। सबसे बड़ी बात जानते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। और डिटेल सिलेबस वगैरह जो भी है वो इनकी वेबसाइट पर मिलेगा, आप चिंता नहीं करो। मैं अगला वीडियो फिर लाऊंगा, शाम तक लाऊंगा, है ना, रात के 10 बजे के आसपास लाऊंगा, जिस पर मैं इनके बहुत अच्छे से ना, बहुत डिटेल में प्रोसेस वगैरह सब बताऊंगा। इनकी वेबसाइट पर जाऊंगा मैं अभी, है ना, वेबसाइट से मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, तो वहां से आपको लाइव दिखेगा भी वो कैसे क्या है, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना, आप शाम को मैं लाऊंगा उसको, है ना। चलिए, तो इस तरह से अगर आपने अपना स्टेज 1 दे दिया है, तो बारी बात ही किसकी भैया, किसकी बारी है स्टेज 2 की। तो अब देखो, बेस्ड ऑन लिखा है ना, पर आपने जो भी परफॉर्मेंस वहाँ पर की होगी, तो कुछ मात्रा में ये बच्चों को वहाँ पे से बुला लेंगे, है ना। और स्टेज 2 में बता दूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स आपके कहीं जुड़ने वाले नहीं है। या तो आप इसमें पास होंगे, या तो आप इसमें फेल होंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स का है, तो इसके मार्क्स का कुछ मतलब नहीं है। इसमें पहला टेस्ट होता है असेसमेंट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, है ना। तो जो बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं, अब इसमें होगा क्या, मैं बताता हूँ। असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी में यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रही है, ये दे रहा है आपको ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट दे रहा है। तो ओएमआर शीट आपने देखी ना, ऐसे गोला कर देते हैं, ऐसे फटाफट से गोला भरो ऐसे जाके, वो वाला है। और खास बात जानते हो क्या है, इस टेस्ट का जो रिजल्ट है ना, ये 1 घंटे बाद ही अनाउंस कर देंगे कि आप पास हुए कि फेल हुए, ठीक है ना। अब जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिर, अभी स्टेज 2 ही चल रहा है, स्टेज 2 में अभी आपने पहला टेस्ट दिया है, अब आपको दूसरा टेस्ट देना है जो, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला पार करना पड़ेगा। 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा, पार हुए तो ठीक है, अगले में जाओगे, नहीं हुआ तो यहीं से घर वापस चले होगे। तो अब मान लो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पार हो गया मेरा, ओएमआर वाला रिटर्न वाला, तो मुझे पीएफटी के लिए भेजेंगे। पीएफटी टेस्ट मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब ये फिजिकल फिटनेस होती है, तो इनने साहब बोला भैया जूते टी शर्ट ट्राउजर लेकर के आना वहाँ पर, ठीक है। और इसमें देखो क्या क्या होना है आपको, 1.6 या 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको 7 मिनट के अंदर दौड़ के दिखाना है, 20 उठक बैठक करनी है, 10 पुशअप्स करने हैं, ठीक है। और याद रखना, ऑल द 3 टेस्ट पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, और तुमने अगर ब्रेक लिया तो तुमको फेल माना जाएगा, ठीक है। ये सब कंटिन्यू में हो जाएंगे। अब मान लो जिसने ये भी कर लिया, तो अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखना ध्यान से, तो ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू मैच विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब आपने ऑनलाइन में जो भी जानकारी दी थी, तो अपना डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल वाले जो रहेंगे वो यहाँ पे मैच होने वाले हैं, तो ठीक है। तो आपको सारे यहाँ पे भाई दिखा देना, 10th 12th सब मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, 10th की भी मार्कशीट भी, तो सर्टिफिकेट भी, तो सब लेकर के आना, सब कुछ याद रखना। ओरिजिनल मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपने ओरिजिनल मार्कशीट में आपने साइन नहीं किया होगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आपका साइन वहां पर नहीं होना चाहिए, है ना। वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा जो, वो तो एक अलग कहानी है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो क्या करो, आप तो 3 3 सेट बना लो अपनी हर चीज का, है ना। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड हो, लेकिन ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड नहीं हो। स्कैन कॉपी आपकी सिर्फ ओरिजिनल वाली जाएगी, और वो भी कोई भी फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की स्कैन मत डाल देना वहां पर। अब देखो, मैं सर्टिफिकेट कहता हूँ ना भैया, तो सारे सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कम्युनिटी से हो, कोई छूट मांगी है, कुछ भी, सब चलेगा, सब लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आधार, पैन, दुनियादारी सब लगता है यहाँ पर, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब वो आप समझ गए कि आपको क्या क्या लगना है, जितने होंगे ना पूरा आपका बंडल जो है उसको सबके फोटोकॉपी करा देना, ठीक है। कोई फॉल्स जानकारी नहीं होनी चाहिए, वो बाद में चेक करते हैं। तो देखो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लग जाता है, सब लगता है। अब ये रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है, आ जाओ यहाँ पर धीरे से। तो इसमें आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये सब उनके हाथ में है। मैंने आपको बताया ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कान, दांत। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइन, अभी और नीचे समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या है मेडिकल टेस्ट में, क्या है। देखो, तो मेरिट लिस्ट की स्टेज 3 के लिए जो होने वाला है, देखो फिर से रीवेरिफिकेशन ही करेंगे आपके डॉक्यूमेंट का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, है ना। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड मेरिट प्रिपरेशन हु विल क्वालिफाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिक्लेयर्ड फिट इन द इनिशियल अपील मेडिकल्स, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है, बहुत ध्यान सुनना, ये लिस्ट किसके लिए बनी थी, स्टेज 3 में जाने वालों के लिए। तो स्टेज 2 जो लोग पार करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और वही लोग स्टेज 3 में जाएंगे। तो अब मान लो आप स्टेज 3 में आ गए, सिलेक्ट हो गए आप, तो लिखा है ना, देखो, जो क्वालिफाइड स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टैंड्स इन मेरिट, तो वही स्टेज 3 में आया है। अब स्टेज 3 2 दिन का होगा, 1 से 2 दिन तक ये चलता है। कहाँ होना है, आईएनएस चिल्का में ही होना है, यही उनका ट्रेनिंग सेंटर भी है। ये देखो, नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना। और स्टेज 3 में भैया ये सब है। देखो, अभी आपका क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे मालूम है ना, स्टेज 2 में हुआ था, अब स्टेज 3 में फिर से होगा, ठीक है। बस फर्क ये होता है, स्टेज 2 में जो आपके ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था, तो वो वेरीफाई करके फिर आपको वापस कर देते हैं। लेकिन स्टेज 3 में क्या होता है, ये फिर रख लेते हैं, समझ गए ना।
अब ये देखो यहाँ पर ये लिखा है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे बहुत अच्छे चेक करेंगे, पास और फेल कर देंगे यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे सब चाहिए, देखो जितना लिखा है ना सब आपको दिख रहा होगा। हर एक चीज़ यहाँ पे जो भी नेम ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट नेम, कोई भी स्पेलिंग गलत सलत कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और प्री एनरोलमेंट मेडिकल्स होंगे, मतलब आपको सिलेक्शन मतलब भेजने से पहले आपका मेडिकल वगैरह ये करवाएंगे, है ना। तो ये भी अगेन आपका काम का नहीं है, तो वो करा रहे हैं। अच्छा अब देखो सबमिशन आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट तो होंगे होंगे इसमें। स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना है, और जो भी आपने एक्स्ट्रा जानकारी दी वो सारे सर्टिफिकेट उनको चाहिए वहाँ पे। ठीक है। स्टेज 4 कुछ नहीं, कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग एट सबमिट। अब देखो अब ये स्टेज 4 मतलब ट्रेनिंग में भेज, सिलेक्ट हो गए हो आप, मेरिट तो आपकी यही बन गई भैया। स्टेज 2 में जो मेरिट बन रही थी ना, ये स्टेज 3 में जाने के लिए, तो यही है, वो बंदे सिलेक्ट हो गए। अब बस इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत डिटेल में हो रहा है, और इसी में ये पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं और सब मांग रहे हैं, पूरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और ये अब अपने पास रख लेंगे, अब आपको नहीं देंगे, अब आप ट्रेनिंग में जा रहे हो। समझ गया ना। अब आपको ये जमा कर देना है साहब, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज 3 स्टेज वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड इतना इतना विल बी कैरिड आउट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। समझ गया हो ना। अब आपके सर्टिफिकेट इनके पास हैं, आप ट्रेनिंग में जाने वाले हो, और ये अब आपका चेक करेंगे अपने तरीके से कि भाई सब कुछ सही दिया कि नहीं दिया। बाकी बच्चों ये है वो वेबसाइट, ध्यान रखना वेबसाइट पर बड़ा लोचा है, यहाँ पर अच्छे से समझ लो इस बात को। ये जो CDAC.in देख रहे हो ना, यहाँ देखना, यहाँ 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 CDAC.in। एक और वेबसाइट चल रही है जो बाकी सब सेम है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, CDAC डॉट इन। ये जो .co बीच में आया हुआ है ना, ये ओरिजिनल वाली में नहीं है, याद रखना। तो ये ओरिजिनल है, ये है भैया जो फेक है। तो फेक वाली में बचना, उसमें को लिखा हुआ है CDAC.co.in, और जो ओरिजिनल वाली उसमें CDAC.in लिखा है। तो वेबसाइट बहुत सोच समझ के सर्च किया करें, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिखा और आपने तो सर्च मार दिया। ठीक है ना। अवेयरनेस के लिए ये चैनल है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से समझो मेरी बात, जो मैं समझाना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ, एक यही है, अवेयरनेस इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। और ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, अब चिंता नहीं करें। अब देखो यहाँ पर आ जाते हो आप कि भाई सर मुझे अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि स्टेज 1 में कौन कौन सर्टिफिकेट थे और इसमें क्या थे। तो यहाँ देखना, स्टेज 1 में आपसे इन्होंने बोला कि भाई आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ लगेगा, रिसेंट वाला बिल्कुल, जो आपके लाइव उसमें यही बताया था मैंने आपको। और आपकी लाइव इमेज कैप्चरिंग हो जाएगी उसी रजिस्ट्रेशन के दौरान, और ये दोनों मैच की जाएंगे, है ना, ये जो आपने अपलोड करी और ये एक ही साथ हो रहा है सब कुछ। इसके अलावा उसमें क्या करना है, कैंडिडेट का स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पर, स्कैंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, है ना। और फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप उसमें, है ना। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप पे आधार या पैन या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ का, ये सब ओरिजिनल में लाओगे आप, है ना। सर्विस सर्टिफिकेट या एनओसी, मान लो कोई सरकारी आदमी है, कहीं काम पहले से कर रहा है, कहीं आपकी नौकरी लगी हुई थी, तब आपने अगर इसे दिया है, तो फिर आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से लेकर के यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल वाला दिखाना पड़ेगा। और आपका वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, अपलोड आपको यहाँ पर करना पड़ेगा उसे। बात समझ में आई इतनी सी, ठीक है। कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल। देखो रेसिडेंट सर्टिफिकेट मत अपलोड कर देना, आपको डोमिसाइल ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। रेसिडेंट मतलब तो रहते हो, डोमिसाइल मतलब कहाँ के हो, मेन वो बात है। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो ये जो था ना, ये स्टेज 1 में था जो आपने किया। अब स्टेज 2 में देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे इन्होंने। यहाँ पर उन्होंने मांगा आपसे कैटेगरी वाला, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट ऑफ 10th अगर कुछ है तो, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ, अगर आपका CGPA में है या परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो वाला, जो प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से लिखवाना पड़ता है, एनओसी, है ना, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, और फिर अगर 12th का भी CGPA में तो परसेंटेज में डालने के लिए, और एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, कुछ भी जो भी है। समझ गया, ये सब यहाँ पर हो गया। और SC ST वाले या नॉन क्रीमिलियर, इनको भैया जो है अपना रिस्पेक्टिव कोटा, देन इधर करंट परमानेंट एड्रेस और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज द एड्रेस मेंशन्ड इन कैटेगरी, तो सब सेम होना चाहिए आपका, तो ठीक है। और आपको अपने अपने फॉर्मेट यहाँ यहाँ देख लेने हैं, है ना। अच्छा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ है जो अपलोड कर रहे हो, 50 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। देख लो काफ़ी मेहनत लगती है। और एग्जामिनेशन फीस आप यहाँ पे देख सकते हो 300 है, मैंने ऊपर शायद 100 बोल दी है ना, उसको सही कर लेते हैं आप। एक मिनट। तो बच्चों ये कहाँ चला गया, 100 नहीं है, ये 300 है ना, इसको सही कर लो, ये रहा 300। चलो ठीक है। तो 260 पोस्ट, 300 फीस, लेकिन सबसे नहीं है, SC ST को छूट है उसमें। ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आपको 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हो, कोई भी जहाँ पर आप जाना चाहो।
अब यहाँ पे ये एग्जामिनेशन की डेट बता रहे हैं, स्टेज 1 जो है वो अप्रैल के आसपास होगा, स्टेज 2 जो है वो मई में हो जाएगा, और स्टेज 3 जो है आपका अक्टूबर में हो जाएगा, है ना। सितंबर तक तो आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे स्टेजेस आपने देख लिए हैं। तो नो ईमेल और एसएमएस विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द ई एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल, ठीक है, फॉर डाउनलोड। ऐसे कोई मैसेज ये नहीं भेजेंगे, वो एसएससी का काम होता है, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। और अच्छा, स्टेज 1 का जो रिजल्ट है वो तो 30 दिन के अंदर ये बताएंगे, है ना। जैसे स्टेज 2 में आपने देखा था ना, 1 घंटे के स्टेज 2 में जो अडेप्टिव टेस्ट था उसका 1 घंटे में बता देते थे, लेकिन स्टेज 1 का 30 दिन के अंदर अंदर बताया जाएगा, ठीक है। और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एट ईच स्टेज, तो देखो वापस से ये सब आ गया, वो बार बार बता रहे हैं कौन कौन से वो होना चाहिए। तो स्टेज 1 में ये सर्टिफिकेट है। अच्छा ध्यान सुनना, 1 कलर्ड प्रिंट आउट लेकर के जाना है इसका, और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेकर के जाना है। ये उसमें शायद नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन अब बताया। अच्छा याद रखना है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होना चाहिए, कलर्ड में होना चाहिए, इसलिए कलर्ड लिखा हुआ है। और ओरिजिनल ओरिजिनल का ही लेके चले जाना है, SC ST वाले समझ गए होंगे। कलर्ड प्रिंट आउट स्टेज 2 में लेकर के जाना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है। और साथ में एडमिट कार्ड आपको स्टेज 1 का भी ले जाना है, और स्टेज 2 का तो आपको मिला ही होगा, तो वो दोनों एडमिट कार्ड अब आपको लेकर के जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको पता ही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं जो आपने वहाँ दिखाए थे। 2 फोटोकॉपी आपको लेके जाने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। तो भैया ध्यान सुन लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी, है ना, सेल्फ अटेस्टेड, और 12 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहाँ पे मांगी गई है ना, सिमिलर फेशियल के साथ, और एनओसी इन ओरिजिनल एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी मांगी गई है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए बात है। और थर्ड स्टेज देखो जरा, यहाँ तो भरा हुआ है भाई, है ना, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, तो आप देख सकते हो कलर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन और स्टेज 3 का एडमिट कार्ड, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, और 3 फोटोकॉपी लेके जानी है आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगी, ठीक है ना। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करोगे, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल में अपने साइन मत कर देना, ये गलती नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर 30 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लग जाएंगे, ठीक है। कलर फोटोग्राफ इतना उसका साइज है, और ये टोटल 10 लेकर के जाना है, और ये इस बार ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान देना, ब्लू बैकग्राउंड मांगा है उन्होंने। पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट लग जाएगा उसके, एक कॉपी ओरिजिनल चाहिए और 2 इसकी फोटोकॉपी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन का एक ओरिजिनल कॉपी चाहिए, एक ओरिजिनल जो है वो, और 2 इसके फोटोकॉपी करवा लेना। फैमिली पर्टिकुलर में एक तो ओरिजिनल ही रहेगा, और 2 फोटोकॉपी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल, 2 फोटोकॉपी। विलिंगनेस सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल, 2 फोटोकॉपी। अटेस्टेशन फॉर्म कार्डर के नेम के साथ 3 कॉपीज चाहिए, वो भी ओरिजिनल वाली, ये खतरनाक बात है। एनओसी इन ओरिजिनल और इसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लग जाएंगी, और आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, इतना है। और याद रखना है, आधार कार्ड ये तो मैंने बता दिया था, लिंक होने चाहिए। अब आ जाइए मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है। जैसे हाइट इनने मांगी है मिनिमम जो है ना 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार के हैं, है ना, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, यानी कि आप 100, यहाँ के लोग 152 सेंटीमीटर तक चल सकता है मामला। और अगर आप लक्षद्वीप से आते हैं रहने वाले, तो 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, यानी आपके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। आपका जो सीना है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, है ना, 5 सेंटीमीटर तक आप एक्सपैंड कर सको जब हवा भरो तो उसमें। और वेट का रेशियो जो है वो फिर ये होना चाहिए, वेट के रेशियो से ज़्यादा परेशान ना हो। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको। आपको कान के जो वैक्स है वो क्लियर करना है, टार्टार रिमूव करना है दांत से मेडिकल टेस्ट से पहले। और अगर आप कोई भी हाइट का रिलैक्सेशन ले रहे हो तो बनीवादा सर्टिफिकेट लगेगा, कौन सा, डोमिसाइल वाला, कि आप भाई असम में रहते हैं इसलिए आपको ही मिलेगा छूट। टैटू के लिए मैं बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, टैटू जो है भैया ध्यान सुन लो। पहले तो इनने साफ मना किया कि परमानेंट टैटू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो किसी ट्राइबल एरिया से आते हैं या उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक छूट मिल सकती है। और बाकी कैंडिडेट के लिए इतना हो सकता है कि भैया आपने अगर बनवा भी लिया टैटू, तो वो आपके सामने की तरफ हाथ में नहीं होना चाहिए, है ना, हाथ में पीछे की तरफ हो सकता है वो, इतना ध्यान रखना है। और खास तौर पे ये उल्टे हाथ में चलता है, सीधे हाथ में तो नहीं चल सकता कभी भी, क्योंकि सीधे हाथ से तो सलूट मारता है ये, ठीक है। तो सीधे हाथ में अगर आपका है टैटू, ये कलाई से नीचे और कोहनी से ये बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पे टैटू अलाउड है, लेकिन वो उल्टे हाथ में है, सीधे हाथ में तो नहीं, इससे तो सलूट मारोगे ना आप, टैटू नहीं दिखना चाहिए। ट्रेनिंग फिर आपकी वही सितंबर के आसपास शुरू हो जाएगी, और ये यहीं पर होगी INS चिल्का में, ठीक है। तो यहाँ से बस ये मामला पूरा खत्म होता है। अभी जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो भाई स्टेज 3 का एडमिट कार्ड उसी के लिए आएगा जो स्टेज 2 क्वालिफाई कर जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, ओपन स्कूल से जो है ना, ओपन स्कूल से जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, 10वीं 12वीं की है, वो नहीं है एलिजिबल, है ना।
अगर उनका इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है एआईसीटी या सीओबी एसई द्वारा, तो मतलब आपको ये चेक कर लेना जिस भी ओपन स्कूल से आपने काम किए। देखो लेकिन कैंडिडेट्स फ्रॉम ओपन स्कूल इंस्टीट्यूट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे ओपन स्कूल जो कि एआईसीटीई या सीओबीएसई ये उन्हें अप्रूव नहीं करता है या उससे रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ओपन स्कूल ऐसे ओपन स्कूल से हो जो एआईसीटी से अप्रूव्ड है तो आप फिर एलिजिबल हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। बस दोस्तों इतना ही था, है ना। तो और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी शाम को मैं मिलूंगा, इसके कुछ सिलेक्शन प्रोसेस और सब जो इसकी वेबसाइट पे जितना लिखा है ना उस पर बात करेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए बस इस जॉब को आप अच्छे से समझो, वीडियो को अच्छे से समझो, नोट्स बना लो। ठीक है, तैयारी आप अपनी शुरू कर दो। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, देखिए मैं डिटेल में ही बताता हूँ जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी को कन्फ्यूजन के लिए तो वीडियो बनाया नहीं ना, वीडियो है समझने के लिए, तो समझ जाए इसमें होनी चाहिए। ठीक है, बिना इधर उधर के बात किए मैंने आपको जितना हो सका सबको समझाया, और उससे पहले बहुत सारा पढ़ा है मैंने आपके लिए, पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद ही आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, और ये टाइम मैं आपको बचाता हूँ, देखिए टाइम के लिए ही ये चैनल है। ठीक है, उसका ध्यान रखिए। इतनी सारी पीडीएफ जो मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो। आप बस नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए उस चीज़ को पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी तैयारी करो। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई भी चीज़ अपडेट आती है तो फिर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और शेयर ज़रूर करना इसे उन लोगों से जिसको इसकी ज़रूरत है समझने के लिए। ठीक है, जय हिंद।